हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसे कि हम लोग एक चैप्टर्स यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उनके यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जीरो से टॉप लेवल तक हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहे हैं जो आप लोग को समझना होगा। सबसे पहले अगर हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो पहले हम लोग एक चीज को देख रहे हैं और आप लोग इस चीज को समझिएगा। जैसे अगर हम एक कंपाउंड लिए H2O का मतलब होता है वाटर, ठीक है। दूसरा हम लोग लिए CaO चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तीसरा हम लोग लिए NH3, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। चौथा हम लोग लिए NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पांचवा लिए CO2। तो आपके पास अगर बहुत सारा कंपाउंड दिया गया हो, अगर आपके पास बहुत सारा कंपाउंड दिया गया हो और कोई आपसे पूछ दे कि इसमें से कौन सा कार्बन का कंपाउंड है, तो जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा, बेसिकली जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा वो कार्बन का कंपाउंड होगा, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा वो कार्बन का कंपाउंड नहीं होगा। तो ये जो कंपाउंड, इसमें कार्बन नहीं है तो ये कार्बन का कंपाउंड नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है तो ये भी कार्बन का कंपाउंड नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है तो कार्बन का कंपाउंड नहीं है, कार्बन का कंपाउंड नहीं है, और इसमें कार्बन है तो ये कार्बन का कंपाउंड है। तो आपको ये पता चला कि उस कंपाउंड को हम लोग कार्बन का कंपाउंड बोलेंगे जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है। जिस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कार्बन का कंपाउंड बोलेंगे। अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम बोल देंगे C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, क्या ये कार्बन का कंपाउंड है? तो जवाब मिलेगा हाँ, कार्बन का कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन है। ठीक है, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं आज कार्बन एंड कंपाउंड में। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो रहा है। ये छोटा सा क्वेश्चन क्या है जो आपको काफी ज्यादा समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन का कंपाउंड है, यानी एक साइंटिस्ट थे जिस साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। बर्जीलियस साइंटिस्ट जो थे वो एक बात बोले थे कि जितना भी कार्बन का कंपाउंड है उसको कभी बनाया नहीं जा सकता है, और कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है कि जो कार्बन के कंपाउंड को बना सके। यानी जो भी कार्बन का कंपाउंड होता है उसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। और वो बनेगा कैसे? तो वो भगवान का दिया हुआ देन है। मतलब वो ज्यादातर जैविक चीज से बनता है, ज्यादातर वो जीव से बनता है। तो ये एक थ्योरी दिए थे जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस वाइटल फोर्स थ्योरी में बता दिए थे कि जितना भी कार्बन का कंपाउंड होता है उसको बनाया नहीं जा सकता है। सबसे पहला साइंटिस्ट ऑर्गेनिक में यही एंट्री किए थे, जिनका क्या नाम था? बर्जीलियस। और बर्जीलियस एक थ्योरी दिए थे जिस थ्योरी का क्या नाम था? वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी में ये बताया गया था कि जितना भी कार्बन का कंपाउंड है उसको कभी भी बनाया नहीं जा सकता है, यानी कार्बन का कंपाउंड को हम लोग कभी भी बना नहीं सकते हैं। लेकिन जब इस कार्बन के कंपाउंड को हम लोग बना नहीं सकते हैं तो ये तो हो गया जैविक शक्ति, यानी क्यों किसी ना किसी जीव के द्वारा ही इसको हम लोग बना सकते हैं। तो आखिर ये कार्बन का कंपाउंड बनेगा कैसे? तो कुछ समय के बाद इन्हीं के एक चेला, ठीक है, इन्हीं के एक स्टूडेंट जिनका नाम था F. ओहलर। क्या नाम था? F. ओहलर। वो बोले थे कि नहीं, जो भी कार्बन का कंपाउंड है उसको बनाया जाता है। और ये सबसे पहले लैब में एक कार्बन का कंपाउंड बनाए थे जिसका नाम था यूरिया, और जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे आता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम है। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां बना था? लैब में बना था। और इस चीज को, इस कॉन्फिडेंस को तोड़ दिए थे किसके? बर्जीलियस के। वो बोले थे कि जो हमारे गुरुजी बताए थे इस कॉन्सेप्ट को कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज के समय में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सारा का सारा किस में बनता है? लैब में, ठीक है। तो आपको 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये लैब में बनता है।
और उसके साथ ही साथ इसका खोज कौन किया था? एफ ओहलर। और सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर कोई साइंटिस्ट बात किए थे तो वो बात किए थे वर्जिलियस। और वर्जिलियस एक थ्योरी दिए थे, जिस थ्योरी का क्या नाम था? वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर आप लोग इस चीज को समझी होगी अच्छे से तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो यहीं से आपका निकल गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, आजकल जितना भी आप लोग व्हीकल्स देख रहे हो ना, वो सारे व्हीकल्स में यूरिया डाला जाता है। वो सारे व्हीकल्स में यूरिया डाला जाता है, उसके हेल्प से उसका वो मोबिलिटी होता है, मूवमेंट जो होता है वो सही रहता है। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया। यानी और सबसे खास बात कि आज के समय में धरती पे जितना भी आप कंपाउंड देखोगे ना कहीं उसमें 90% कंपाउंड जो होगा वो आपको कार्बन का दिख जाएगा। 40 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड कार्बन का आपको इस धरती पे दिख जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस चीज को समझना होगा। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होता है? यूरिया। फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। दिया कौन था? एफ ओहलर। ये बना कहां था? लैब में। और ये किसके बात को गलत साबित किए थे? तो वर्जिलियस को। वर्जिलियस क्या दिए थे? एक वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी में ये बताए थे कि जितना भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड है उसको कोई नहीं बना सकता है, किसी साइंटिस्ट के पास वो हिम्मत नहीं है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना के दिखा दे। वो एक जैव शक्ति है। ठीक है, वो एक जैव शक्ति है। और वो बनेगा कैसे? तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव से ही बन जाएगा। लेकिन इस सारे कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया उन्हीं का एक अपना स्टूडेंट, उन्हीं का अपना चेला, कौन? एफ ओहलर ने। ठीक है, तो यहां से कार्बन और उसके कंपाउंड का हम लोग स्टडी शुरू करते हैं। एक छोटा सा और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि यूरिया जो फॉर्मूला NH2CO NH2 है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखो एकदम सिंपल ध्यान देना है आपको। NH2CO NH2। अगर जो बच्चा एकदम कुछ नहीं जानता है, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट जिसके पास है और वो इस चैप्टर को अपना बनाना चाहता है, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा है ना कि इससे आपको दिल लग जाएगा कि कार्बन कंपाउंड के चलते केमिस्ट्री आप अपना बेस्ट कर सकते हो। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको 1 से लेके 20 तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और जिस एलिमेंट का जितना वैलेंसी वो उतना बॉन्ड पूरा करेगा। तो जरा सोच के बताओ कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जब 7 है तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5 होगा। तो इसके आउटर ऑर्बिट में 5। तो बताए थे कि अगर आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 दिखाई देगा, वैलेंसी वही होगा। अगर 4 से ज्यादा दिखाई देगा तो 8 - 72 कक्ष का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 से ज्यादा है तो 8 - 72 कक्ष का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3। तो इससे पता चला कि जब नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड पूरा करेगा। अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1, तो जब हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड पूरा करेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो कार्बन का अगर 6 है तो हम लोग 2 और 4 कर रहे हैं, तो आउटर ऑर्बिट में 4, तो वैलेंसी इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो जब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6, 4 से ज्यादा हो गया ना, तो 8 माइनस आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2 हो गया। तो आपको यहां से क्या समझ में आया? आपको यहां से यही समझ में आया कि जिस एलिमेंट का जितना वैलेंसी होगा वो उतना बॉन्ड पूरा करेगा। तो अभी के क्लास में अब बहुत सिंपली तरीका से बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, NH2CO NH2, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं, और ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन कोई कहेगा कि इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बना के दिखाओ, तो बहुत लोगों को डर लग जाएगा कि आखिर ये बनेगा कैसे, ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज होगा कैसे। तो इसको तो पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो CONH2 का होल ट्वाइस, क्योंकि NH2 2 टाइम्स है। अब देखो आपको हम बॉन्ड बनाना सिखा रहे हैं। कार्बन के पास 1 ऑक्सीजन, अब यहीं से आपका चीज शुरू हो रहा है। जब कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन होगा, मतलब पापा की परी 1 बेटी होगी तो कार्बन के ऊपर 2 होगी, तो 1 कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन और 1 उसके बगल में। जैसे अगर कार्बन के पास 1 ऑक्सीजन तो CO ऐसे लिखेंगे, अगर कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन तो 1 ऊपर और 1 बगल में लिखते हैं। तो इस कार्बन के पास 1 ऑक्सीजन है तो 1 कार्बन और ऊपर ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पूरा करता है, इसको 2 कर दिए, कार्बन को 4 चाहिए, 2 मिल गया, 3 और 4 कर दिए। बगल में N है, यहाँ पे N लिख देंगे, यहाँ पे N लिख देंगे। नाइट्रोजन अभी बताया कि 3 बॉन्ड पूरा करेगा, इसको 1 मिल गया, 2 और 3, इसको भी 1 मिल गया, 2 और 3।
ठीक है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लेके, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लेके, ई भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लेके, ई भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लेके बन गया आपका यूरिया का स्ट्रक्चर, बन गया आपका यूरिया का स्ट्रक्चर। तो इतना सिंपल चीज है, ठीक है। तो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर आपको अगर बनाना होगा तो आप ऐसे बना सकते हो। मान लो कि एक और बहुत भारी क्वेश्चन दे दिए CH3COOH और बोल दिए ना कि इसका आप स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो क्या करोगे? देखो पापा की परी दुगुन हो गई, तो एगो ऊपर आएगो बगल में डालेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग COO कर दिए, O का डबल बॉन्ड कर दिए, पहले कार्बन 4 पूरा करेगा, 2 हो गया, 3 और 4 ऑक्सीजन 2 पूरा करेगा, 1 हो गया, एक और दे देंगे, तो COO का काम हो गया। H है, H दे दो, इधर क्या है CH3, तो एगो कार्बन दोगे तो कार्बन 4 पूरा करेगा, 1 हो गया, 2 3 4 और 3 गो हाइड्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन दे दो। यानी किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपसे नहीं फंस सकता है, जिस तरीका से आपको हम बता रहे हैं उस तरीका से आप माइंड सेट कर लोगे। तो अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई देता है, अगर उसके पास एक CO है तो ऐसे लिखो, COO है तो CO ऐसे लिख के और उसको तोड़ते जाओ, दैट मीन्स आपका वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होते जाएगा। चलिए, तो बेसिकली अभी हम लोग ये कार्बन का बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें। अब आते हैं अपने मेन कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में 4 चीज होता है, ठीक है। एलिमेंट को अगर देखोगे तो एलिमेंट को हम लोग टोटल 4 ढंग से कैटेगराइज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मेटल, और एक को बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल, एक को बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल, और एक को बोलते हैं सब मेटल। सब मेटल को ही हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड, सब मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। और एक जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, यानी अक्रिय गैस, यानी जीरो ग्रुप, ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो 4 भाग में बढ़ता है, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल, मेटलॉइड, यानी नोबल गैस। मेटल का मतलब धातु, अधातु, मिश्र धातु, अक्रिय गैस। मेटल पहचानने का तरीका सिंपली क्या है? तो अगर आउटर ऑर्बिट में बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 मिल रहा है तो मेटल, बाह्यतम कक्ष में अगर 5 6 7 मिल रहा है तो नॉन मेटल, बाह्यतम कक्ष में अगर 4 मिल रहा है तो सब मेटल या मेटलॉइड, और 8 मिल रहा है तो नोबल गैस होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक पहचानने का तरीका है। एक और पहचानने का तरीका है कि मेटल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल है तो निगेटिव चार्ज होगा, सब मेटल या मेटलॉइड है तो प्लस माइनस दोनों होगा। प्लस माइनस ऐसे मत कर दें तो कट छट के 0 हो जाता है, प्लस माइनस दोनों होगा। और नोबल गैस है तो इस पे क्या होगा? 0 होगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद करने का तरीका है। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस है, आप जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1 तो 1 आ गया तो आप कहोगे मेटल ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन आपका क्या होता है? नॉन मेटल होता है। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आ गया तो 2 और 4 किए तो 4 आएगा तो क्या बोलोगे? सब मेटल ना, लेकिन कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। अब जैसे हीलियम आ गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 तो 2 पे क्या आ गया? मेटल ना, लेकिन हीलियम क्या होता है? नोबल गैस। बाकी जितना 20 तक करोगे वो आपका सही जाएगा। ये 2-3 केस जो है आपको याद रखना होगा। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल होता है, कार्बन जो है नॉन मेटल होता है, और हीलियम जो है आपका नोबल गैस होता है। जनरली मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है वो आसानी से मूव करेगा तो चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। यही कंडीशन है कि जब हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना तो किसी को करंट नहीं मारता है। अगर करंट मारता तब तो वो मेटल का प्रॉपर्टी होता, लेकिन हम लोग किसी को अगर जैसे सांस अगर छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं तो किसी को लाइन मारता है? नहीं मारता है। डेट मीन्स यहां से भी पता चलता है कि जो कार्बन है वो क्या है? आपका नॉन मेटल है। कार्बन जो है वो क्या है? आपका नॉन मेटल है। पहला पॉइंट आप याद रखना कि कार्बन आपका नॉन मेटल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी आप किसी को रिप्रेजेंट ऐसे करते हो Z A, और नहीं ऐसे कर सकते हो X Z और A। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं X Z A। ये कुछ बोल रहा है, इसको सीखो। X का मतलब एलिमेंट, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, वेयर A का मतलब एटॉमिक मास। तो यहां पे लिखते हैं C612, यानी एक एलिमेंट है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यानी Z का संख्या 6, और यहाँ पे A का मतलब एटॉमिक मास का संख्या 12 होता है।
ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद हुआ कि कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विन्यास, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, यानी अलग अलग सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। बेसिकली अगर ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है और दूसरा में 8 घूमता है, लेकिन इसके पास 6 के अनुसार 2 और 4 था, तो पहले कक्ष में 2 घूमेगा और दूसरे कक्ष में 4 घूमेगा, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे के में 2, यहाँ पे इसको हम लोग के कह सकते हैं और 4 को हम लोग एल कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर करते हो तो के सेल में कितना मिलेगा? तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में कितना मिलेगा? 4 इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे। अब जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो ये एक जनरल एक और तरीका से एसपीडीएफ से भी कॉन्फ़िगरेशन आपको हम सिखाते हैं, और अभी जो बताएंगे ना वो बहुत हार्ड एंड फास्ट, बहुत जबरदस्त रूल आपको बताएंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये पता चलेगा, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। उसके अनुसार कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 होता है। अब एक खास बात आपको हम सिखा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहद और जरूरी होगा। आप किसी भी एलिमेंट को देख के क्या पता कर सकते हो कि ये किस ग्रुप में होगा, किस पीरियड में होगा और किस ब्लॉक में होगा। हम लोग एक तरीका से सीखते हैं। अगर मान लो कि कोई भी पी ब्लॉक का है और अभी जाके ये ट्रिक घर पे देखना, ठीक है, पी ब्लॉक हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कैसे पता चलेगा कि इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 6 है। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन में कि लास्टवा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में मिला है? पी ब्लॉक में। तो पहला खास बात हुआ कि ये जो एलिमेंट होगा वो पी ब्लॉक में पाया जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट याद करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं सेल, और इसको बोलते हैं सब सेल मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग सब सेल मेथड। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वो एलिमेंट उस ब्लॉक में पाया जाएगा। ठीक है ना, सबको क्लियर हुआ? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वो इलेक्ट्रॉन उस ब्लॉक में पाया जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या सीखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वो किस में आया? पी ब्लॉक में आया। वो किस में आया? पी ब्लॉक में आया। तो आप कभी भी देख लेना कि कार्बन जो एलिमेंट है ना वो आपको दिखाई देगा किस में? पी ब्लॉक में दिखाई देगा। कार्बन जो एलिमेंट आपको कहां दिखाई देगा? पी ब्लॉक में दिखाई देगा। ये कॉन्फिडेंसली याद रखना। पहला बात आपको बता, इससे आपको क्या सीखने को मिला? जैसे अगर मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर अगर 12 है, तो देख लो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 2 12। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में मिला? एस में। तो जाके तुम चेक करना, मैग्नीशियम आपको इस ब्लॉक में दिखाई देगा। तो पहला आपको ब्लॉक सबको समझ में आ गया ना? ब्लॉक आपको क्या बताए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें मिलता है वो एलिमेंट उस ब्लॉक में दिखाई देगा। एक खास बात, अगर आप पी ब्लॉक का स्टडी कर रहे हो और पी ब्लॉक में आपसे अगर कोई पूछ देगा ना ग्रुप, क्या पूछ देगा? ग्रुप। ये ट्रिक कहीं बहुत जगह पे काम देता है और ये जल्दी कोई बताएगा नहीं, इसलिए इसको सीखने का प्रयास करो। ठीक है, पी ब्लॉक में अगर ग्रुप बोल देगा तो आप याद रखना 10 प्लस एल, ये हमारा ट्रिक है। 10 प्लस एल का मतलब 10 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो किस सब सेल में आ रहा है? 2 सब सेल में। तो टोटल 2 सब सेल वाला इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, 2 प्लस 2 4। तो लास्ट के बदले 4 आप प्लस 10 जाके देख लो, ग्रुप नंबर 14 में आपको दिखाई दे देगा क्या? कार्बन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन के सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको बोल दो पीरियड। फिर देख लो दूसरे पीरियड में दिखाई देगा कार्बन। मतलब एग्जैक्ट है कि आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ऐसे ऐसे वाला जो होता है ना वर्टिकल, इसको बोलते हैं ग्रुप, जो 18 होता है। तो ऐसे ऐसे गिन के 14वां में जाके देखना कार्बन दिखाई देगा, और ऐसे ऐसे जो हॉरिजेंटल होता है उसको बोलते हैं पीरियड। तो पीरियड नंबर दूसरा में देखना कार्बन दिखाई देगा। मतलब ऐसे ऐसे 14वां में और ऐसे ऐसे सेकंड में आपको कार्बन दिखाई देगा। ये आपको ट्रिक है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक किसके लिए है? पी ब्लॉक के लिए।
अब जैसे मान लो कि हम इसके लिए ना बात कर लिए, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन कोई दूसरा पूछ दिया, मान लो कि कोई आपसे पूछ दिया कि नहीं हमको आप अल्युमिनियम का बता के दिखाई, तो ये बात सही हो रहेगी गलत? चलो करते हैं। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, 2 2 4 6 10 2 12 1 13 है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया बाबू? पी में। तो ये एलिमेंट किस में दिखाई देगा? ये एलिमेंट आपको पी ब्लॉक में दिखाई देगा, पहला खास बात। दूसरा, ये पी ब्लॉक में तो दिखाई दिया, अगर आपको इसका कोई ग्रुप निकालने के लिए बोल दे तो ग्रुप के लिए ट्रिक क्या बताया है? 10 प्लस एल का मतलब 10 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 10 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? 3, तो 3 वाला सारा इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो 2 + 1 3 और 10 + 3 कितना होता है? 30। ग्रुप नंबर 13 में देखो आपको अल्युमिनियम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है वो 13 में अल्युमिनियम दिखाई देगा। अब हम लोग बात करेंगे पीरियड, तो पीरियड इसका अगर निकालना है तो पीरियड लास्ट वाले के सामने पहले क्या है? 3, तो पीरियड नंबर 3 में आपको अल्युमिनियम दिखाई देगा। यानी ये आपको एक ट्रिक है कि आप किसी भी एलिमेंट को बस देख के आप बता सकते हो कि इसका लक्षण पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, यानी इसका एग्जैक्ट पोजीशन हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा। ये ट्रिक है पी ब्लॉक का। एस ब्लॉक का भी होता है, डी ब्लॉक का भी होता है और एफ ब्लॉक का भी होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है ना, कार्बन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल सी से। बहुत सारा एलिमेंट है जिसको हम लोग फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को फर्स्ट सेकेंड और किसी को लैटिनम से भी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबको क्लियर हो गया। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, गलती क्या? कैपिटल एन नहीं होता है, 6 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब स्मॉल एन होता है। अगर कैपिटल एन बोलेंगे तो न्यूक्लियन। एक और क्वेश्चन सीख लो यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूक्लियन किसको कहते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम लोग मिलाएंगे तो न्यूक्लियन का फॉर्मेशन करेगा। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि एटॉमिक मॉडल है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। ये जितना भी सेल होता है ना, इस सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। और इन दोनों के सम को हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। और इसी को बोलते हैं, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो किसी भी एटॉमिक मॉडल के सेंट्रल पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्बिट है। ठीक है, ये सारा आपका क्या ऑर्बिट है। ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, मिला जुला के इस न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये आपका न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद बात करते हैं अगला। तो अब हम लोग बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? Z = P = E। देखो ये क्या बोलता है, Z = P = E का मतलब कि अगर किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, किसी भी एलिमेंट का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और वही होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है ना, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर Z है तो प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से करेंगे और तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पे जैसे बताएं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 612 है, तो जब कार्बन का Z का संख्या 6 है तो प्रोटॉन की भी संख्या कितना होगा? 6, और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना होगा? 6 होगा। तो ये Z = P = E का कॉन्सेप्ट हुआ। अगर स्मॉल हम n का बात करेंगे न्यूट्रॉन निकालने का, तो न्यूट्रॉन का मतलब होता है ऊपर माइनस नीचे। ठीक है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो जब 12 में से 6 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 6 होगा। 12 में से 6 को घटाओगे तो क्या होगा? 6, यानी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो अभी क्या समझ में आया आप लोग को कि किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो Z = P = E, इससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर माइनस नीचे, यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दो तो क्या मिल जाएगा? आपका न्यूक्लियन मिल जाएगा।
ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगला जो टॉपिक है इसमें, अगला क्या है कि कार्बन जो है मैक्सिमम कंपाउंड, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कार्बन जो धरती पे 40 लाख से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। अगर कोई भी दूसरा जुड़ेगा तो वो 10, 20, 30, 35 हजार तक सिमट जाएगा, लेकिन किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन आ गया तो कार्बन के पास क्षमता है कि लगभग 40 लाख या उससे ज्यादा कंपाउंड का वो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और अभी बताया कि कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी बेसिकली कार्बन जो लिया गया था वो कहां से लिया गया था, तो वो एक ऑर्गेनिक सोर्स से लिया गया था। ठीक है, अब समझो, अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक टॉपिक क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that we deals we study about, the branch of chemistry that we deals we study about compounds of carbon, जहाँ पे कार्बन और उसके कंपाउंड का हम लोग स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में कार्बन और उसके कंपाउंड का हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसको बोले, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट वी डील्स वी स्टडी अबाउट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी जहाँ पे कार्बन का कंपाउंड आएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मान लो कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे CH4 लिए, ये अल्केन ग्रुप लिए, तो अल्केन अगर माई बाप हो गया तो उसका बेटा बेटी कहाँ से निकल रहा है, अल्केनी से नहीं निकल रहा है, तो उसका व्युत्पत्ति, उसका जो डेरिवेटिव्स होगा, जैसे अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो दो चीज है, यहाँ पे हाइड्रो है, तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन का मतलब क्या हो गया, कार्बन। यानी सिंपली चीज यहाँ पे देख लो कि जब कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, जब हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझना, हम इसको बताए थे कि एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एक इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से जोड़े थे। वो एग्जाम्पल क्या था, जैसे कार्बन को हम लोग यहाँ पे कैटरीना बोले थे, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या बोले थे हम लोग, विक्की कौशल। ठीक है, अब यहाँ पे बताए थे कि ये स्टार्टिंग टाइम में ये दोनों को जोड़ पाना संभव नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में दोनों का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं दोनों के लेवल के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थी। लेकिन हम लोग समय के साथ देखें कि ये दोनों जब जुड़ गया, और जैसे ही ये दोनों जुड़ा और इन लोग के जुड़ने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तहलका मच गया, मतलब मैक्सिमम कंपाउंड का फॉर्मेशन होने लगा। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा कि सिंपली व्हेन हाइड्रोजन एंड कार्बन कंबाइन टू ईच अदर, जब हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से कंबाइन करता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से समझते हैं। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है पहले ये समझो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब जो धरती पे जो सेल्फिश इंसान है ना, देखो बहुत सारा इंसान होता है, उसमें से एक दो सेल्फिश होता है। सेल्फिश का मतलब कि जो सिर्फ अपने से मतलब रखता है, मतलब अपना काम करता है और उसका यूज करके अपना काम करेगा, फिर उसको रद्दी के भाव में बेच देगा, तो उसको सेल्फिश कहते हैं। डेट मीन्स उसको हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक दूसरे से वो दोस्ती बनाएगा और उसके पास जितना पैसा है ना उसको वो खींच लेगा और खींचने के बाद उसको छोड़ देगा। तो सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करें पीरियोडिक टेबल में तो वो फ्लोरीन के पास होता है, लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है, 2.5 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी हम लोग किसको कहते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी। मान लो कि कोई भी एक एलिमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ औकात होगा ना, कि ये एलिमेंट इतने नंबर के साथ इससे जुड़ेगा, ये एलिमेंट इतने नंबर के साथ इससे जुड़ेगा। तो कहने का मतलब कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से जो कंबाइन करता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब एक दूसरे से कंबाइन करता है तो उसका जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करता है तो वही कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, तो वैलेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब समझिए कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगा। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों कैसा है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखना, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और चारों इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है। ठीक है, और ये जो बात बताए ये भी बहुत इजी है। कार्बन कंटेन 2 कोर इलेक्ट्रॉन यानी 2 इनर इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर आके देखो तो कितना इसको दिखाई दे रहा है, 2, और बाहर में कितना दिखाई दे रहा है, 4। तो याद रखना, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन और एक होता है आउटर इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के कोर इलेक्ट्रॉन में की संख्या 2 होती है और आउटर इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं, और आउटर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब यहां से अगला टॉपिक जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ये समझो, ये एक अच्छा सा टॉपिक है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि एक रूप, जैसे कोई भी एक एलिमेंट है उसका अलग अलग रूप है। ठीक है, जैसे माँ बाप एक ही है लेकिन बेटा बेटी अलग अलग निकल जाता है, उन लोग का लक्षण जो है वो अलग अलग दिखने लगता है, लेकिन ओरिजिन जो सेम है वो तो एक ही से ना है। तो एलोट्रॉप्स का मतलब कि कार्बन जो है वो अपना एक से ज्यादा रूप को अवलोकित करता है। कार्बन जो है धरती पे एक से ज्यादा रूप में पाया जाता है, और जब ये एक से ज्यादा रूप में पाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। व्हेन कार्बन कैन एग्जिस्ट मोर देन 2 स्टेट्स, दिस स्टेट्स इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। और बेसिकली कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होता है, जिसमें से एक को बोलते हैं ग्रेफाइट, एक को बोलते हैं डायमंड और एक को बोलते हैं बकमीटर फुलनेस। ग्रेफाइट का देखो खास बात, जैसे आपका ये उंगली, अगर इसमें रुखापन है, अगर ये रुखा है तो जो पेंसिल का लीड है थोड़ा सा यहाँ पे उसको रगड़ लो। अगर रगड़ लोगे ना तो क्या होता है कि उसका जो पोर पार्ट होता है ना, वो पोर पार्ट इसके अंदर चला जाता है, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है। और इसे करने से वो फायदा है कि आपका फिर फिंगरप्रिंट कहीं नहीं लेगा। जैसे आप अगर आधार कार्ड से पैसा वैसा निकालने कहीं पे भी जाओगे तो फिर वो आपका वर्कआउट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जब इस पोर में आ जाता है ना तो इसके पोर्शन के जितने भी यूटिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको वो खत्म कर देता है। तो बेसिकली ग्रेफाइट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, यानी जिस चीज को ज्यादा चिकना करना होता है। तो ये ग्रेफाइट, डायमंड और तीसरा होता है बकमिस्टर फुलरेंस। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का रूप है, नॉन मेटल का रूप है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। डायमंड जो है वो धरती का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है। और बकमिस्टर फुलरेंस का खास बात क्या है कि बकमिस्टर फुलरेंस का फॉर्मूला होता है C60, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो कैसा होता है, फुटबॉल इन शेप। ठीक है, तो ये जो कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है, ये तीनों एलोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट, डायमंड और तीसरा क्या हम लोग बात करते हैं, बकमिस्टर फुलरेंस। ठीक है, अब समझिए अगला हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का 3 वर्सटाइल नेचर है, जिसमें से एक को बोलते हैं कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी और मल्टीपल बॉन्डिंग। देखो इस तीनों को एक ही बार में यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, किसको हम लोग कैटिनेशन कहते हैं, किसको टेट्रावैलेंसी, किसको मल्टीपल बॉन्डिंग। कैटिनेशन का मतलब क्या कि अगर लड़का का लाइन है तो इसमें सिर्फ लड़का ही लगेगा, बीच में लड़की नहीं लग सकती है। ठीक है, तो जब लड़का का लाइन है तो सिर्फ इसमें कौन लग रहा है, लड़का ही लग रहा है इसके स्ट्रेट चेन में। तो कहने का मतलब कैटिनेशन का मतलब क्या, द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन। अगर कार्बन है तो इसके लिंक में सिर्फ कार्बन ही रहेगा, अगल बगल कौन भटरिया सकता है, लेकिन इसके सेल्फ लिंकेज में कार्बन के चैन में बीच में कौन ऑक्सीजन लगेगा तो उसको सब जीने नहीं देगा। ठीक है ना, कार्बन के चैन में सिर्फ और सिर्फ कौन लग सकता है, कार्बन ही लग सकता है। इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का सेल्फ लिंकेज, चाहे वो ओपन चैन में हो, चाहे वो क्लोज चैन में हो, चाहे वो ओपन ब्रांच में हो, चाहे वो क्लोज ब्रांच में हो, इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन इनटू ओपन चैन स्ट्रक्चर, ओपन ब्रांच, क्लोज या क्लोज ब्रांच चैन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटिनेशन। टेट्रा वैलेंसी नाम ही से स्पष्ट है, टेट्रा का मतलब 4 और वैलेंसी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिसका वैलेंसी 4 है उसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। और मल्टीपल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से या तो सिंगल बॉन्ड से बंधेगा, या तो डबल बॉन्ड से बंधेगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड से बंधेगा। इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, यानी व्हेन वन कार्बन यूनाइट, एक कार्बन दूसरे से जुड़ेगा, या तो सिंगल बॉन्ड से, या तो जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, या तो जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग। और ये तीनों यूनिक प्रॉपर्टी मिला के बनाता है क्या, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
ठीक है, तो वही आपको बताएं, कैटिनेशन बताएं, क्या बताएं कि जो सेल्फ लिंकेज होगा कार्बन का, या तो ओपन चेन में, या तो ओपन ब्रांच चेन में, या तो क्लोज चेन में, या तो क्लोज ब्रांच चेन में, इसी को हम लोग बोलेंगे कैटिनेशन। जैसे अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो ये ओपन चेन हो गया, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर दो, ठीक है। अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो ये आपका क्लोज चेन हो गया, इसका 4 बॉन्ड पूरा कर दो। अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो ये आपका क्लोज चेन हो गया, लेकिन अगर हमको क्लोज में ब्रांच अगर देना होगा तो ये हम ब्रांच कर दिए। तो इसी प्रॉपर्टी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। चाहे वो कार्बन का लिंकेज ओपन में, ओपन ब्रांच में, या फिर क्लोज में, या फिर क्लोज ब्रांच में देखने को मिले। अगला क्या बताया, टेट्रा वैलेंसी, मतलब वही कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 और 4, आउटर में कितना मिला, 4 मिला। तो जब आउटर में 4 मिला तो इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। अगला क्या बताया, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा रहेगा, यूनाइट रहेगा, किससे, या तो सिंगल बॉन्ड से, या तो डबल बॉन्ड से, या तो ट्रिपल बॉन्ड से। इसी यूनिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इसका 4 बॉन्ड पूरा कर दो, 1 2 3 4, 1 मिल गया, 2 3 4, 2 3 और 4, 2 3 और 4, 3 1 4, 3 1 4। तो इसी को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग। इसमें हर जगह कौन सा बॉन्ड है भाई, इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें हर जगह डबल बॉन्ड है, डबल का मतलब सिर्फ एक ही जगह होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। और इसमें एक जगह कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हुआ आपका मल्टीपल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो भी हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्चुअल फ्लो चार्ट्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ठीक है, वो 2 भाग में बढ़ता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो उसके लिए एलिफैटिक और ओपन क्लोज चेन का पूरा हम लोग कंप्लीटली स्ट्रक्चर को देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन फैमिली के बारे में, यानी कार्बन जिस एलिमेंट में प्रेजेंट, कार्बन जिस ग्रुप में प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल, उसके फैमिली के बारे में बात करते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कार्बन जो है, अभी आपको बताएं कि कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर किस में होता है, 14 में, पीरियड नंबर 2 में होता है, ठीक है, और किस में होता है, पी ब्लॉक में होता है। तो ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट का ट्रिक है, क्या चीज ट्रिक है, का सी गै शंकर पार्वती, शंकर पार्वती। तब काशी तो कैटरीना का नहीं ना जाएगी, काशी कौन जाएगा, शंकर पार्वती। तो का मतलब कार्बन, सी का मतलब सिलिकॉन, गै का मतलब जर्मेनियम, शंकर का मतलब एसेंटीन, पार्वती का मतलब पीबी लीड। तो इसमें ये जो एसेन और पीबी है ये आपका लैटिन नेम है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, ये इसका क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है। ये आपको याद रखना होगा, ये आपका ग्रुप नंबर 14 का सारा एलिमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे, इसमें बेसिक फ्लो चार्ट, और इसी के बाद आपका बॉन्ड शुरुआत होगा। बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यानी अब हम लोग बेसिक फ्लो चार्ट देखेंगे, जो थोड़ा ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी हम लोग इस हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। इसको अच्छे से हम लोग याद करना, हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं ओपन चेन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन चेन, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज चेन। एक को बोलते हैं ओपन चेन और एक को क्या बोलते हैं, क्लोज चेन। ओपन चेन का एक स्पेशल नाम है एलिफैटिक, क्या नाम है, एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन वाला। और क्लोज चेन का एक स्पेशल नाम क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स, क्या नाम है, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये जो ओपन चेन है एलिफैटिक, इसको 2 भाग में, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, एक को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, और एक को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, एक को अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आएगा आपका सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग बोलते हैं अल्केन। अनसैचुरेटेड में आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अल्काइन बोलते हैं, ठीक है।
तो ये सारा हम लोग का था किसमें, एलिफैटिक में। अगर हम लोग क्लोज चेन का बात करेंगे, साइक्लिक का बात करेंगे, तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में, जिसमें से एक को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक, एक को बोलेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक वाले में ही आपका आता है कौन सा कंपाउंड, बेंजीन वाला। अब सेम कहानी एलिसाइक्लिक को भी हम लोग इसी के जैसा बांटेंगे, जैसे इसे बांटते हैं ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो बस अंतर यही है कि ओपन चेन में होगा, ये क्लोज चेन में होगा। तो एलिसाइक्लिक को भी दो भाग में बांट दो, एक को सैचुरेटेड, एक को अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आएगा आपका सिंगल बॉन्ड वाला साइक्लो अल्केन, और अनसैचुरेटेड में आएगा आपका साइक्लो अल्कीन, और उसके साथ आएगा आपका साइक्लो अल्काइन, साइक्लो अल्काइन। तो सिंपली आपको क्या बताया कि हाइड्रोकार्बन को दो भागे बांटते हैं, एक को बोलते हैं ओपन चेन वाला एलिफैटिक, एक को बोलते हैं क्लोज चेन वाला साइक्लिक। ओपन चेन को दो भाग में, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड, डबल ट्रिपल वाला अनसैचुरेटेड। और उसके बाद अगर क्लोज चेन में बात करेंगे तो होमो और हेट्रो। होमो का मतलब सेम, और हेट्रो का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अलग अलग एटम आना, जैसे पॉलीवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये हो गया हेट्रो, होमो। होमो को दो भाग में, एलिसाइक्लिक, एरोमेट्रिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक में बस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एरोमेटिक में एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड होता है जो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। इसमें भी दो बात, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा और इसमें डबल और ट्रिपल। तो क्लोज चेन में सिंगल बॉन्ड को साइक्लोअल्केन बोलते हैं, और डबल और ट्रिपल को साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन बोलते हैं, ठीक है।